लद्दाख में बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया। अब वहां एफआईआर दर्ज हो रही है। सोचिए, गिरफ्तारियां हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि टीवी अखबार भले न खबर चलाए, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल है। सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की। कांग्रेस पार्षद समेत 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से आपको मिशन मूवमेंट चलाना होगा, आंदोलन को चलाना होगा, और ये देश के हित में है, समाज के हित में है। लेकिन सवाल है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आगजनी करने वालों पर ही एफआईआर हो रहा है। अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से भी आंदोलन चलाएंगे तो भी आपकी गिरफ्तारी होगी। आप पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछेंगे तो भी गिरफ्तारी होगी। आप विरोधी दल के नेता हैं, विरोधी नेता हैं, तो इनकम टैक्स ईडी से आपका स्वागत करवाया जाएगा। हाँ, बीजेपी जब जिस राज्य में विपक्ष में है वहां धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ ये सब इनका अधिकार है। बंगाल में इनको पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे राज्यों में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप। लगातार जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। प्रशांत कनौजिया, आप सब जानते हैं, दलित समाज के बड़े पत्रकार थे, यूपी में पहला पत्रकार जिनको जेल जाना पड़ा। बिहार में एक अति पिछड़े समाज के पत्रकार को किस तरह से मारा पीटा गया, ये आरोप बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा उन पर लगा। तेजस्वी यादव गए वहां एफआईआर कराया। तो ऐसा नहीं है कि ये तो खैर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, इस तरह के प्रदर्शन को आप सही नहीं ठहरा सकते। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर ही सही, संविधान की सदी होगी, बाबा साहेब की सदी होगी। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को बताइए। जैसे उत्तराखंड में संवैधानिक तरीके से छात्र जो है पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस देश की मीडिया ने मुंह मोड़ रखा है। उसको इस देश के आम नागरिकों से न उसे महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से न मतलब है, न उसे सेना की कमजोर हो जाने से मतलब है। अग्निवीर से सेना कमजोर हो रही है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। तो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई से इस देश की मीडिया को कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो मुर्गा लड़ा रहे हैं, वो दिन रात सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। ये काम टीवी अखबार कर रहा है। हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, संवैधानिक नागरिक हैं। हम अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे जो संविधान ने हमें हक दिया है। तो लद्दाख में जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने बीजेपी को दफ्तर जलाया, उन पर अब केस और मुकदमा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये खबर दिखाएगी मीडिया की एफआईआर हो गया है, लेकिन जो पब्लिक की बात है वो नहीं दिखाएगी। लेकिन हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हिंसक तरीके से अगर आप कोई प्रदर्शन करेंगे तो भारत के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे राजस्थान में एक नरेश मीना है, वो जेल गए। एक अधिकारी ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मारपीट की। अभी वो दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन जेल जाना पड़ा। अब वही नरेश मीना 8-10 दिन से संवैधानिक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे। सोचिए, राजस्थान में जो दलित बच्चे और आदिवासी बच्चे जो स्कूल के छत से दबकर मर गए थे, उनको बकरियां दी गई थी कंपनसेशन में। चूंकि वो आदिवासी थे, दलित थे, तो वहां की सरकार ने बकरियां दी थी। उसी के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। और फाइनली इस देश में, पूरे देश में चर्चा। तो आप संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। DY चंद्रचूड़, ये पूर्व CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनको लेकर लगातार इंटरव्यू चल रहा है। ये लगातार बाबरी मस्जिद को लेकर जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने तो कहा है कि DY चंद्रचूड़ से जुड़े सारे निशान को खत्म कर देना चाहिए। ये जज के नाम पर कलंक थे। अब ये लगातार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सबूतों के आधार पर बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं दिया था, हमने इमोशंस के आधार पर। लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल संघी थे और इन्होंने सबूत नहीं देखे, कानून नहीं देखा, या फिर ये जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि बीजेपी इनकी मदद करे, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी में जाना इनको आसान रहे। एक बात है कि कॉलेजियम सिस्टम के बड़े पैरोकार है DY चंद्रचूड़, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को बचाया था। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आज सबसे बड़ी खबर है, लद्दाख में बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया है। लगातार लेह, लद्दाख, करगिल में प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। वो जो राज्यों में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर 3 राज्यों में बांट दिया गया था, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख,
तो वो स्वतंत्र लद्दाख की मांग कर रहे हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये तीनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जरूर हुआ है, लेकिन वो भी अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि ये संघी हैं और अब ये इनका जो संघवाद है वो खुलकर सामने आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर, वो सबूतों के आधार पर नहीं था, आस्था के आधार पर था, ये खुद मान रहे हैं। इसको लेकर बवाल कट रहा है। अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में बवाल कटा हुआ है। आर के सिंह पूर्व कैबिनेट सचिव थे, वो गृह मंत्रालय के सचिव थे, बाद में बीजेपी के नेता बने, मंत्री बने मोदी सरकार में। अब उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। वो अपने ही गठबंधन चाहे जेडीयू के नेता हों, उन पर संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग ड्रग पेडलर हैं, ड्रग तस्कर हैं। सोचिए, आर के सिंह लगा रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, आईएएस रहे हैं, अब वो सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी को लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। सम्राट चौधरी के भाषण में वोट चोर के नारे लगे, नीतीश कुमार के रैलियों में वोट चोर के नारे लगे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। साथ ही सोचिए, प्रशांत किशोर जो जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं लगातार, उस पर भी वो विवादों में घेरे हैं। लेकिन वो लगातार सम्राट चौधरी और जो दलित अशोक चौधरी हैं उन पर खुलासे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा बिहार में चर्चित है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जहाँ एलजेपी की सांसद हैं, वैशाली सीट से, गायघाट विधानसभा में जमकर मारपीट हुई। तो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। खासकर जेडीयू में लगातार सवर्ण समाज का वर्चस्व बढ़ा है। ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, इन लोगों का जो टिकरी है, इसका दबाव बढ़ा है और लगातार दलित पिछड़े नेता जो हैं वहाँ सफोकेशन फील कर रहे हैं और लगातार उनकी अनदेखी हो रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने आज आधी आबादी की रैली की, महिलाओं की स्पेशल रैली की है। और तेजस्वी यादव लगातार सोचिए मैच्योर नेता की तरह, एक मंझे हुए नेता की तरह सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। अति पिछड़ों को लेकर इंडिया गठबंधन ने कल एक मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 25 करोड़ के टेंडर को रिजर्व किया जाएगा 50% तक, जो SC ST OBC अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ी जाति के लिए एक प्रिवेंशन एक्ट होगा, जैसे SC ST एक्ट है वैसे ही अति पिछड़ी जाति को लिए होगा, क्योंकि उन पर भी लगातार हिंसा हो रहे हैं। चाहे मंडल समाज की कई बेटियों के साथ रेप हुआ, आपने देखा। तो इसको लेकर वो लगातार, ये बड़ा मुद्दा बन गया है और ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अति पिछड़ा 38% 40% आबादी है और वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जिसमें निषाद समाज के लोग हैं, जिसमें मंडल समाज, धानुक समाज के लोग हैं, उसके बाद साहू समाज के लोग हैं, बड़ी आबादी है, ताती, ततमा। तो तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको ये प्रिवेंशन एक्ट मिलेगा SC ST एक्ट की तरह, और उनके लिए बहुत सारी योजनाओं का वादा किया गया है। और वो अगर नीतीश कुमार से हटते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा जो है वो चुनाव जो है उसकी पूरी तैयारी हो रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी बीच यूपी में, सोचिए, यूपी में लगातार जो खबरें हैं वो वायरल हो रही है। अब जो निषाद पार्टी के जो नेता हैं, यूपी सरकार ने जो फैसला किया है कि आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, राजभर सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, इसको लेकर अब निषाद जी ने कहा है कि पहले 43 हारे हैं, भी कुछ और हार जाएंगे। तो राजभर अभी अस्पताल में है, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन निषाद जो उनके करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इस फैसले से, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से पार्टी को और यूपी में बड़ा नुकसान होगा। वैसे ही बिहार के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी CM है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो प्रभारी बनाए गए हैं। तो बिहार में पार्टी कोई हो, दलित पिछड़ों का बोलबाला है और दलित पिछड़ों को इस बार 90% तक टिकट मिलने की बात कही जा रही है। तो बिहार में इस बार चुनाव जो है वो अगरा बनाम पिछड़ा है और बीजेपी खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताना कोशिश करे कि उसको ऐसा लगे कि सबसे बड़ी पार्टी है। और सोचिए, जिस जातिवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका नस्लवाद के खिलाफ लड़ रहा है। हम जब लगातार जातिवाद के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ और कोई खराब नहीं होता है, जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ कोई खराब नहीं होता है, सब कुछ मौका मिलने की बात है। सोचिए, यूनाइटेड नेशंस में कोई श्रेष्ठ जाति नहीं है,
कोई ईश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं। ये न तो संयुक्त राज्य अमेरिका है और न ही इजराइल। ईश्वर के चुने हुए लोग पूरी मानवता है। ये बात कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा। ये बात बुद्ध कहते रहे हैं। ये बात गुरु नानक साहब कहते रहे। यही बात कबीर रविदास महाराज कहते रहे हैं। यही बात संत गाडगे कहते रहे हैं। यही बात तमाम बहुजन महापुरुष कहते रहे हैं। सोचिए, और अभी भी यूनाइटेड नेशंस में नस्लवाद के खिलाफ ये भाषण सबसे ज़्यादा वायरल है। और यूपी में जिस तरह से SC ST को मिले स्पेशल रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन मनु मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। डॉक्टर अरविंद कुमार ने ये ट्वीट किया। सोचिए, SC ST के सब प्लान के पैसे से बने थे 4 मेडिकल कॉलेज जिनमें उनको रिजर्वेशन था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब तक चंद्रचूड़ जज का मुखौटा पहने हुए थे, अब उनके अंदर का संघी निकलकर सामने आ गया है। मुकेश कुमार ने कहा है, और अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की है गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है। न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, और मुझे खुशी इस बात की, जिस दिन हमें बता देंगे कि मुख्यमंत्री आवास और मंदिर क्यों धोया गया, हम मान लेंगे, नहीं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये है वो शख्स जिस पर 17 लड़कियों ने रेप करने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि 70 लड़कियों के साथ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद उर्फ सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, इस शख्स पर संगीन आरोप है। सोचिए, और लखनऊ एयरपोर्ट पर, और ये फरार है। अब लखनऊ एयरपोर्ट पर पिछले 2 महीने में 44 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। और ये सोचिए, ये सब कथावाचक ने कहा, उन जज साहब से जरा सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब भगवान ही करेंगे तो तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो जज की। सोचिए, इस तरह की भाषा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और 3 साल से जेल में बंद कानपुर के शीशामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अभी आजम खान को जमानत मिली थी। तो धीरे धीरे ही सही विपक्ष के नेता भी अब बाहर आ रहे हैं। और श्रीनिवास जैन का शुक्रिया, उन्होंने चंद्रचूड़ के अंदर संघी निकालकर सामने रख दिया। अभी तक ये जज का मुखौटा लगाए हुए थे। जजमेंट में लिखा कि कई ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाई गई हो। अब कह रहे हैं कि तोड़कर बनाई गई, और तोड़कर बनाई गई तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना भी गलत नहीं कहा जा सकता। जरूर देखिए, आदमी हिरन की खाल में भेड़िया है। सोचिए, इन्होंने जजमेंट में कुछ लिखा, और अब चूंकि सत्ता के करीब जाना है तो ये कुछ और बयान दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। चंद्रचूड़ से जुड़ी सारी चीज़ों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति न्यायपालिका के नाम पर कलंक था। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, और जाति सूचक शब्द बोलकर प्रशांत किशोर जो है वो बदनाम हो गए हैं, वायरल हो गए हैं, और तमाम लोग उनके जातिवाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मेरा पूरा विश्लेषण, खबरों का विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बहुजन मीडिया तो है ही सोशल मीडिया। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।